जय हिंद दोस्तों। परख प्रोग्राम के तहत यह हमारा मेंस आंसर राइटिंग का दूसरा लेक्चर है, या कहें तो दूसरा टेस्ट है, जिसका हम सॉल्यूशन इस लेक्चर के माध्यम से डाल रहे हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जो अपडेट है वो मिलती रहे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का टेस्ट में क्या क्या था। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन था 3 मार्कर, अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा क्वेश्चन था कृषि के क्षेत्र में सुदूर संवेदन के उपयोग, और तीसरा क्वेश्चन था लोथल। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखें। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या था 5 मार्कर में, मालवा के पठार के भू आकार के विश्लेषण को समझाइए। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसको समझाइए। और इसके बाद जो 200 शब्द का क्वेश्चन था उसमें क्या था, भारत में सुदूर संवेदन के विकास को समझाइए। और मैंने एक नोट लिखा था, आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका पालन किया होगा, है ना। इस टेस्ट को 25 मिनट में पूरा किया होगा। तो जो पहला क्वेश्चन था अलेक्जेंडर कनिंघम, तो ये क्या एक व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो था वो काफ़ी सिंपल था, उसमें हमें 3 उपयोग लिखने थे, सबके अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक से हों, है ना। अब जो लोथल था ये एक पुरातात्विक स्थल के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित भी हमें पॉइंट लिखने थे। फिर इसके बाद भू आकार की यदि हम बात करें तो मतलब कि आकार क्या, बनावट क्या था, निर्माण क्या है ना। निर्माण कैसे हुआ मालवा के पठार का, बनावट कैसी है, कहाँ उच्चाव है ना। अपवाह किस साइड है इसका, अपवाह का ढाल क्या है, मिट्टी कौन सी पाई जाती है, सेल कौन से हैं। ठीक है, इन सबको हमें लिखना था। इसके बाद एक हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसमें हमें क्या बताना था, इसमें हमें ये बताना था कि देखिए नगरीय क्षेत्र होने का हड़प्पा सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बता सकते थे, जैसे भवन निर्माण हो गया, है ना, जल निकासी प्रणाली हो गई, किलेबंदियाँ हो गई, सामूहिक भवन प्राप्त होते हैं, सड़कें, है ना, आदि का उल्लेख करके हम बता सकते थे कि ये क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो 200 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसमें हमें पूरा विकास बताना था शुरू से लेके अंत तक, श्रेणियाँ बतानी थी IRS वगैरह को, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका जो आंसर क्या थे वो। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहला पॉइंट कि यह एक प्रमुख ब्रिटिश इंजीनियर पुरातात्विद थे। ठीक है, दूसरा क्या लिखा मैंने कि ASI के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे, और तीसरा पॉइंट क्या लिखा, भारतीय पुरातत्व के जनक थे। तो 3 पॉइंट ये इनसे रिलेटेड मैंने लिख दी। अब आपको जो अच्छे लगे आप वो भी लिख सकते हैं, बस आयाम 3 होना चाहिए और एक क्रम में हो वो। ठीक है, इसके बाद जो उपयोग थे वो सबसे सरल क्वेश्चन था, उसमें सीधे सीधे हमें उपयोगी लिखने थे, जैसे फसल उत्पादन के पूर्वानुमान में, मृदा की क्षारीयता या लवणीयता का पता लगाने में, बागवानी विकास में आदि। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लोथल यानी एक प्रमुख नगर था। ठीक है, अब जब भी कोई पुरातात्विक स्थल आता है तो उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोफार्मा या फिर हम कहें तो एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब उस फॉर्मेट को कैसे बनाएं, तो ठीक है, जैसे कोई भी हड़प्पा कालीन स्थल आता है या फिर कोई भी पुरातात्विक स्थल आता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप एक फॉर्मेट बना लें कि हमें इसको बताना है कि सबसे पहले तो ये किस काल से संबंधित है। कोई भी स्थल आता है तो पहला क्या हो जाएगा, संबंधित काल।
दूसरा हो जाएगा स्थान, ठीक है, और तीसरी कोई उसके बारे में एक विशेष बात आपको बतानी है। तो ये को ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मेट बना सकते हैं जो आप हर क्वेश्चन में लागू कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा कि हड़प्पा कालीन प्रमुख पुरातात्विक स्थल स्थान गुजरात अहमदाबाद जिला भोगवा नदी, ठीक है। इसके बाद विशेष क्या लिखा मैंने इसमें कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक बंदरगाह था ये, ठीक है। तो ये इसके 3 पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद जो 5 मार्कर था वो था भू आकार की। तो सबसे पहले मैंने बताया इसमें कि मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित सबसे बड़ा पठारी भूभाग है मालवा का पठार, ठीक है। फिर मैंने इसका निर्माण बताया। फिर बताया कि इसका उच्चाओं को बताया कि दक्षिण में ये ऊंचा अधिक ऊंचा है और यहाँ पे ढाल हल्का है ना, उत्तर में। फिर इसके बाद क्या देखा अपन ने, पठारों के ढलान पर रोलिंग अपक्षेप पाए जाते हैं जिसको गोलक अपक्षेप मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मिट्टी के बारे में भी बता दिया और पहाड़ी और अपवाह, ये इन बिंदुओं के आधार पर मैंने क्या बता दिया, इसकी जो भू आकारकी को बता दिया। तो आप एक फॉर्मेट बना सकते हैं कि भू आकारकी में हमें निम्नलिखित बिंदुओं को बताना है। सबसे पहले तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे दें उसका 1 लाइन में, यदि 5 नंबर में आता है। फिर निर्माण बता दें, है ना। फिर उसके उच्चाव वगैरह को बता दें कि समतल है कि कहाँ उच्चाव है, कहाँ अधिक नीचा है। फिर आप पठार बता दें यदि उसमें कोई है तो, मिट्टी बता दें, पहाड़ी बता दें और अपवाह बता दें, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि निम्नलिखित आधार पर हम समझ सकते हैं, ये निम्न लिखा हुआ है, गलत टाइपिंग हो गई है ना, सही कर लीजिएगा इसे। तो निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। पहला, नियोजित बस्तियाँ, ऊंचे और निचले टीले में विभक्त थी बस्तियाँ, ठीक है। तो ऊंचे और नीचे टीले में विभक्त थी, ठीक है। किलेबंदियाँ, तो किलेबंदियाँ मतलब सामान्यतः शासक वर्ग निवास रहता था इस क्षेत्र में, ठीक है। फिर जल निकासी प्रणाली, ढकी नालियाँ थीं और मैन होल थे कचरा वगैरह निकालने के लिए। फिर सामुदायिक भवन, तो सामुदायिक भवन में वृद्ध स्नानागार और अन्नागार मिलता है, ठीक है। हड़प्पाई भवनों के दरवाजे सड़क के पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है, मुख्य सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। फिर इसके बाद मैंने अगला पॉइंट डाला कि सड़कें, तो सड़कें शतरंज नुमा थी और सड़कें शतरंज नुमा शैली में समकोण पर मिलती थी। तो ये कुछ 6 पॉइंट जो थे उसके तहत मैंने नगरीय विशेषता को बताया। फिर एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दिया, ठीक है। तो ये आप 5 मार्कर में कर सकते थे। इसके बाद जो 11 मार्कर का क्वेश्चन था उसमें क्या करना था हमें, सबसे पहले तो हमें लिखना था सुदूर संवेदन क्या है, एक छोटा सा उसकी डेफिनेशन, ठीक है। फिर हमें लिखना था कि भारत में सुदूर संवेदन प्रणाली की शुरुआत 1975 में आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ हुई। इसमें पहली सफलता 1986 में प्राप्त हुई। भारतीय सुदूर संवेदन प्रणाली इसरो द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है। भारत में रिमोट सेंसिंग का जो जनक है पिसरोथ रामा पिसरोटी को माना जाता है और इसके विकास को निम्न चरणों में समझा जा सकता है, ठीक है। तो विकास में अपन ने क्या लिखा, पूर्व आईआरएस और आईआरएस श्रेणी। तो पूर्व आईआरएस में क्या था, आर्यभट्ट, भास्कर फर्स्ट और एप्पल। फिर आईआरएस श्रेणी में प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी, इनको समझा दिया थोड़े थोड़े फॉर्म में, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए आप इस साइड से ये कार्टोसाइट श्रेणी हो गई, रिसोर्स श्रेणी। केवल इसके बारे में अपन ने क्या बताया कि 2 पेज में हमें ख़त्म करना था। तो इसमें हमने केवल कार्टोसाइट श्रेणी के बता दिया कि काय में उपयोग होता है, पृथ्वी के अवलोकन में रिसोर्स श्रेणी का बता दिया, संसाधनों का प्रबंधन, मेगाट्रॉपिक्स मौसम संबंधी, है ना, स्कैटसैट चक्रवात और मौसम सरल समुद्री विज्ञान में, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट में पॉइंट लिखा कि इस प्रकार वर्तमान में कुल 13 सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रचालन हो रहा है ना।
तृतीय पीढ़ी जो थी वो 1996 से वर्तमान तक माना गया है। इसमें प्रचलित प्रमुख उपग्रह IRS P1 से लेके P6 तक हैं, है ना, प्रक्षेपित किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मैंने बताई दिया आपको, कार्टोसैट, रिथोसैट वगैरह, है ना। फिर द्वितीय पीढ़ी, तो द्वितीय पीढ़ी में हमें लिखना था कि इस पीढ़ी को 1993 से 1995 तक माना गया है। इसमें IRS फर्स्ट C, फर्स्ट D और फर्स्ट E को प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। और एक लाइन जोड़ दी कि जो फर्स्ट D था वो ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। और इसमें कौन से कैमरे का उपयोग होता था? पैनक्रोमेटिक कैमरे का उपयोग होता था। इसके बाद प्रथम पीढ़ी जो थी उसमें हमें बताना था कि इस पीढ़ी को 1988 से 1991 तक माना गया। इसमें IRS फर्स्ट A, फर्स्ट B उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। इस श्रेणी के उपग्रहों में LISS यानी कि लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर नामक कैमरे का उपयोग, मतलब तकनीक पर आधारित कैमरे का उपयोग होता है, ठीक है। तो इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। तो यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट के साथ।